नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीवीएल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज हम बात करेंगे 3 जुलाई से 9 जुलाई के मध्य होने वाले विभिन्न सामाजिक जो मुद्दे थे, यानी कि विभिन्न समसामयिक घटनाओं क्रम में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे थे, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इन मुद्दों पर चर्चा करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करें या मुख्य परीक्षा की बात करें या अन्य कोई एक दिवसीय जो परीक्षाएं हैं, उसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले नज़र डालते हैं अपनी विषय सूची पर और उसके बाद इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखो भाई, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे प्रमुख जो है हमारा टॉपिक है, सबसे पहला वो है झारखंड में ICDS का सर्वेक्षण। जो सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना है, उसके तहत जब झारखंड में सर्वेक्षण कराया गया तो जो उसके परिणाम थे वो चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इतना गिरावट देखी गई है झारखंड के नतीजों में। बच्चों के कुपोषण की बात करें, उनके पोषण की बात करें या वजन की बात करें, बच्चों के अंतर्गत पोषण योजनाओं की बात करें, तो बहुत बुरी स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं वो झारखंड में देखने को मिली हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि सर्वेक्षण में क्या निकल के आया और एकीकृत बाल विकास योजना क्या है, क्यों इसके उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे लाया गया था और साथ ही उसके संबंध में सरकार की अन्य योजना। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मानव तस्करी रोधी विधेयक मसौदा 2021 जो सरकार ने अभी बनाया है, जिसके बारे में जानकारी आई। हालांकि सरकार इसके पहले 2018-19 के लगभग भी इस मामले पर एक मसौदा ड्राफ्ट तैयार कर चुकी थी और उस विधेयक को जब संसद में लाया गया तो बहुत सारे सांसदों और जो संसदीय समिति थी उनके विरोध के कारण और बहुत सारे विशेषज्ञों ने भी उसमें बहुत सारे ऐसे मामले उठाए जिनका निराकरण सरकार के पास नहीं था, तो वो ठंडे बस्ते में बात चली गई थी और सरकार उसे पास नहीं करा पाई थी, तो वो कानून नहीं बना। अब दोबारा से सरकार ने मानव तस्करी रोधी विधेयक मसौदा 2021 तैयार किया है, तो देखना है हमें कि इसमें इस मसौदे में सरकार ने क्या क्या रखा है। और इसे जो प्रबुद्ध वर्ग है एक भारत का, या जिस प्रकार के जो जानने वाले हैं इस तरह के अधिनियमों के अधिकारों की, तो उन सबसे राय मांगी गई है। तो उन सब की राय के बाद एक मसौदा तैयार होगा, फिर वो लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और राजपत्र में यदि छप गया तो वो कानून बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि क्या क्या इसके पहलू हैं, भारत में इस तरह की मामलों के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और सरकार किस तरह से देखती है। तीसरा जो हमारा विषय है वो है वॉस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है। अब ये जो वास इंस्टीट्यूट है या जो वास संस्थान है, ये इसने रिपोर्ट किसके लिए की? तो पानी, स्वच्छ पानी, साफ सफाई और अन्य स्वच्छताओं के बारे में इसने रिपोर्ट लेके आया। और ये रिपोर्ट भारत के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ विश्व स्तरीय मामलों की रिपोर्ट है। इसमें हम देखेंगे कि किस स्तर पर देशों में, हमारे भारत की बात करें या अन्य देशों में, जो है सफाई के मामले को देके क्या है। और ये रिपोर्ट हम इसलिए भी पढ़ेंगे कि बॉस इंस्टीट्यूशन ने भारत की तारीफ की है सफाई के मामले में। हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है, तब से ही भारत में एक सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके जो जन जागरण की भावना फैली, या यहाँ का जो जनमानस था, जितने अधिकांश लोग जो है वो सीधे तौर से जुड़ गए थे स्वच्छ भारत अभियान से और अपनी दैनिक कामों में उसका प्रयोग किया, तो काफ़ी सुखद परिणाम देखने को मिले। और अब तो बास इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में भी भारत की तारीफ की गई। तो हम देखेंगे क्या है इंस्टीट्यूट, क्या क्या रिपोर्ट के इनके मापन होते हैं और भी चीज़ें। इसके बाद ही हम बात करेंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा का जो इस्तांबुल अभिसमय है, इसके बारे में। यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, तो उसके लिए भारत में भी महिलाओं के लिए घरेलू महिला हिंसा अधिनियम है, ठीक है। इसके साथ ही ये चर्चा का विषय इसलिए बना कि हाल ही में क्या हुआ कि जो तुर्की है, तुर्की ने इस अधिसमय से अपने आप को अलग कर लिया। यानी कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान में जब देखा गया कि घरों में जब वो अधिकांश समय पुरुष वर्ग भी जब घरों में ही रहा, तो महिला पुरुष के बीच में हिंसा बढ़ी और महिलाओं को तो झुकना पड़ा और उस मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते गए। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि बहुत सारे मामले इस कोरोना काल में महिला हिंसा के आए।
और ऐसे भीषण दौर में तुर्की का इस अधिसमय से अलग हो जाना एक चौंकाने वाला था। तो इसके परिणाम क्या होंगे, क्या अभिसमय है और तुर्की क्यों हटा, क्या कारण है? हालांकि इसमें एक चीज देखने को यह है कि भारत कभी भी इस इस्तांबुल अभिसमय का जो है वो सदस्य नहीं रहा, क्योंकि भारत ने इसमें कन्वेंशन पे कभी अपने हस्ताक्षर ही नहीं किए। तो इन 4 प्रमुख विषयों को हम चर्चा करते हैं, तो पूरे एकाग्र मन के साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम अपने पहले विषय की, पहले टॉपिक पे चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, जो कि क्या है, झारखंड में जो ICDS का सर्वेक्षण है। देखो यहाँ एक चीज समझ लेना कि जब भी मैं ICDS बोलूं तो इसका मतलब है एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, जो एकीकृत बाल विकास योजना है, ठीक है, उसका सर्वेक्षण हुआ, उसकी रिपोर्ट तैयार हुई। किस राज्य के परिप्रेक्ष्य में? तो झारखंड के राज्य के परिप्रेक्ष्य में। जब ये रिपोर्ट निकल के आई तो देखा क्या कि वर्ष 2021 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2021 की जो पहली 6 माही है, यानी कि पहले 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में पूरे झारखंड के अंतर्गत 55% की बात करें, 55% अगर बच्चों की बात करें तो इनको पोषण आहार नहीं प्राप्त हुआ। दुखद है ये। जो बालक आबादी है 100%, उसमें से 55% आबादी को भी पिछले 6 माह के अंतर्गत, यानी विगत 6 माह बीत जाने पर 55% आबादी को पोषण आहार नहीं मिल पाया है। और ये जो 55% आबादी है, इसको एक बार भी पोषण सहायता ना मिलना दुर्भाग्य है। अगर बच्चे को उचित पोषण आहार ना दिया जाए उसकी उम्र के अनुसार, तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। जब बच्चा कुपोषित होगा तो उसकी शारीरिक क्षमता जो है, उसकी शारीरिक वृद्धि, मनोवांशिक वृद्धि जो है उसकी, है ना, वो बहुत निम्न स्तर पे पहुंच जाएगी। और ये इस प्रकार की बढ़ती हुई आबादी देश की आर्थिक विकास में, आर्थिक समृद्धि में बाधा होगी। क्योंकि जब बच्चा कुपोषित होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, कुपोषित होगा, तो उसकी शारीरिक क्षमता जो होगी वो कम होगी। शारीरिक क्षमता कम वाला व्यक्ति जब रोजगार के अवसर तलाशेगा तो शारीरिक क्षमता के अनुसार उसे रोजगार के अवसर होंगे, और रोजगार नहीं मिला तो गरीबी होगी, भुखमरी होगी, और इस तरह की अनेक समस्याएं पैदा होंगी। और इन सबके पीछे यही है कि निम्न स्तर से अगर पोषण आहार नहीं मिलता है बच्चों को तो ये दुर्भाग्य है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत और यदि हम झारखंड की बात करें तो हम देखते हैं कि झारखंड का जो हर दूसरा बच्चा है वो अविकसित है, कम वजन का है। अगर झारखंड में प्रति तीसरे बच्चे की यदि हम बात करें तो जो प्रति तीसरा बच्चा है उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, उसकी उम्र के अनुसार या आयु के अनुसार या वजन के अनुसार जो वृद्धि देखने को मिली है वो बहुत कम है। और झारखंड के बच्चों में 70% जो आबादी है बालकों की, वो रक्तता की कमी से, एनीमिया से जूझ रहा है। यानी कि ये जो आंकड़े आए हमारे पास इस रिपोर्ट के, बड़े ही चौंकाने और बहुत दुखद थे। इसके लिए राज्य सरकार को काम करना होगा, बालकों तक पोषण आहार की जो श्रृंखला है उसे नियमित करना होगा, जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की उनको सुचारू रूप से जारी करना पड़ेगा। तभी इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं झारखंड में देखने को मिल रही हैं, इनसे हम मुक्ति पा पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो एकीकृत बालक विकास योजना है वो है क्या, यानी कि एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत क्या चीजें लाई गई, ये योजना कब से प्रारंभ हुई। इस तरह से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे। या फिर जब आप भारत के अंतर्गत पोषण आहार को, कुपोषण को लेके जब कोई आप आंसर लिख रहे हो, उत्तर लिख रहे हो, तो उसमें इस तरह का जब कोई विकास की योजना की जिक्र करें तो उसमें आप इस तरह की बातें भी लिख सकते हैं। तो एकीकृत बाल विकास योजना की बात करें तो सबसे पहले तो यही कि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, और महिला बाल विकास मंत्रालय ही इसकी देखरेख करता है। यानी कि ये केंद्रीकृत योजना है। किसके द्वारा प्रायोजित योजना है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। तो आपको याद रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 1975 में, कब? वर्ष 1975 में इसे प्रारंभ किया था।
और ये पूरी तरह से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। तो आपको ये याद रखना है कि एकीकृत जो बाल विकास योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो हमने चर्चा की कि ये महिला एवं बाल विकास। अब ये योजना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभ की गई थी, तो हम ICDS के उद्देश्य देख लेते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही ये योजना लेके आई, और जब इसके सर्वेक्षण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया था इन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो नहीं हो पाए, सरकारों ने उस स्तर तक काम नहीं किया। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका पहला उद्देश्य। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे उनके पोषण की बात की गई थी, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार की बात की गई थी। आधी से अधिक आबादी जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जब इस आबादी के अंतर्गत बच्चों का जन्म होता है तो माताएं भी जो हैं कई बार देखने को मिलता है कि उचित जो पोषण आहार है वो उनको प्राप्त नहीं होता। इसका असर उनके बच्चे पर होता है। तो इसका असर जब बच्चे पे होता है और बच्चा धीरे बड़ा होगा तो कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं। इसीलिए सरकार ये योजना लेके आई थी कि जो 0 से 6 वर्ष आयु तक का वर्ग का जो बालकों का समूह है, इनके लिए क्या किया जाएगा, पोषण आहार की व्यवस्था की जाएगी। पोषण आहार के साथ साथ में इनके स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए अन्य सुविधाएं इनको प्रदान की जाएंगी। इनकी शुरुआती देखभाल हो या इनका कोई उपचार हो वो निःशुल्क कराया जाएगा, दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी। तो इस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। भाई हम देखें, मृत्यु दर में कमी लाने की बात की गई थी, रुग्णता में कमी। रुग्णता क्या है, वही अधिकांश बच्चे जब कुपोषित हो जाते हैं तो वो बीमारियां उन्हें घेर ही लेती हैं और धीरे धीरे उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कम होती जाती है। तो उसे कम करना था और कुपोषण को दूर करना था। कुपोषण भी दूर क्या होगा, पोषण आहार के द्वारा होगा। हालांकि सरकार जब इस योजना के अंतर्गत अन्य जो 6 योजना लेके आई, जिनके ऊपर ये अमरेला योजना के रूप से जानी जाती है, तो उसमें एक आंगनवाड़ी योजना की हम चर्चा करेंगे अभी, कि आंगनवाड़ी योजना के माध्यम से ही शुरुआती दौर से ही कुपोषण को दूर करने की योजना सरकार ने बनाई थी। हालांकि जब लक्ष्य की प्राप्ति की बात आती है तो एक तो आबादी भी बहुत है हमारे देश की, और फिर सरकार के कई प्रयास जो हैं कुछ हद तक सफल होते हैं और कुछ मात्रा में जो है वो विफल हो जाते हैं। जब विफल हो जाते हैं तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं और उसका सीधा प्रत्यक्ष जो परिणाम होता है वो आबादी या जनता भुगतती है। ठीक है, स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, यानी कि मृत्यु दर में कमी लानी थी। वही है कि जब पोषण आहार मिलेगा, उचित देखभाल मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो मृत्यु दर कम हो ही जाएगी। ठीक है, और जब स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी तो रुग्णता में भी कमी आएगी, कुपोषण दूर हो जाएगा, और ये सब दूर हो जाएगा तो स्कूल छोड़ने की घटनाओं को भी कम किया जा सकता है। हमें पता है कि जो सरकारों ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अपनाई थी, यानी कि जिन बच्चों को खाना पीना नहीं मिल पाता, राशन पानी नहीं मिल पाता, उन बच्चों को स्कूल तक खींच लाने के लिए, उनको स्कूल में आकर्षण बनाने के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी कि कम से कम जिन बच्चों को घर में खाना पीना नहीं मिलता है या जो मम्मी पापा के साथ खेतों में काम करने चले जाते हैं, उनको यदि हम खाना स्कूल में दे दें तो वो खाना खाने के ही बहाने कम से कम स्कूल तक तो आ जाएंगे। तो इसी योजना के साथ में स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने का उद्देश्य भी रखा गया था। साथ ही बाल विकास को बढ़ावा देने की यदि हम बात करें तो बाल विकास को बढ़ाएंगे कैसे? तो जितने भी मंत्रालय हैं, सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, उनके बीच में जितनी योजनाएं बच्चों से संबंधित हैं, बालकों से संबंधित हैं, उन सब का एक समन्वित रूप अगर शुरू किया जाएगा, सभी मंत्रालयों को इस बारे में कहा जाएगा कि आप बालकों के विकास के लिए योजना बनाइए। महिला बाल विकास मंत्रालय तो बना रहा, एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य भी यही था, लेकिन अन्य जो मंत्रालय हैं उनकी कोई इस प्रकार की योजना है जो बच्चों से संबंधित है, तो उन सबको समन्वित किया जाए और उनके सुचारू क्रियान्वयन से क्या होगा कि बच्चों का विकास होगा। और ये विकास किस स्तर पे होगा? शारीरिक स्तर पे होगा, बौद्धिक स्तर पे होगा, मानसिक स्तर पर होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर्वांगीण विकास की। तो सर्वांगीण बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की। यहां हम बात कर रहे थे अगले पॉइंट की कि माताओं में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, इसको कैसे बेहतर बनाना है। तो माताओं और जो बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनके सामान्य स्वास्थ्य
और जो पोषण संबंधी बातें हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा तो माता भी स्वस्थ होगी, माता को भी पोषण आहार प्रदान किया जाएगा और बालक को भी प्रदान किया जाएगा। और स्वास्थ्य शिक्षाओं की जागरूकता के माध्यम से जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो 0 से 6 वर्ष तक की, जब तक की बालक की आयु रहती है, जो जोखिमपूर्ण आयु भी हम जिसे कहते हैं, कि जितना विकास होना होता है, जितना मजबूत शरीर होना होता है बच्चे का, वो उसी आयु के मध्य हो जाता है। ठीक है, और इसी बीच उसका शारीरिक मानसिक जो विकास है वो देखने को मिलता है। तो माताओं में उचित पोषण और उनकी स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था की बात करने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना को लाया गया था। साथ ही हम बात करें किशोर लड़कियों को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित करना और सशक्त बनाना, इस परियोजना, इस योजना का जो था प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ ही बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव को रखना। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था कि बच्चे के मनोविज्ञान, ठीक है, उसकी शारीरिक और उसके सामाजिक विकास की जो नींव मजबूत करने की बात थी वो एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत लाई गई थी। और इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये जो योजना थी, इसकी जो संकल्पना तैयार की गई थी वो एक अमरेला योजना के अंतर्गत रखी गई। इसके अंतर्गत अन्य 6 योजनाओं को सम्मिलित किया गया था, जिनके माध्यम से इस योजना के जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति के लिए काम किया गया था। तो देखते हैं कि हम एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत यानी कि ICDS के अंतर्गत जो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको सम्मिलित किया गया था। वो प्रमुख 6 योजनाओं में सबसे पहली योजना थी आंगनबाड़ी सेवा योजना। ठीक है, इसके साथ ही थी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, किशोरियों के लिए योजना लेके आए गए थे, बाल संरक्षण योजना और पोषण अभियान। ये वो जो 6 प्रमुख योजनाएं थीं जिनके माध्यम से या जिनके संपूर्ण संचालन के माध्यम से जो एकीकृत बाल विकास योजना थी उसको मजबूत करना था। तो यदि हम बात करें आंगनवाड़ी सेवा योजना की, तो आंगनवाड़ी योजना जो थी वो 6 बहुत महत्वपूर्ण कारकों के लिए प्रारंभ की गई थी। और इसके जो लाभार्थी थे वो जो 0 से 6 वर्ष तक आयु के जो बालक थे या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं या गर्भवती महिलाएं थीं, वो आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में चिन्हित की गई। टीकाकरण की बात हो, पोषण आहार प्रदान करने की बात हो या बुनियादी शिक्षा की बात हो, जब बच्चे का 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में उसे जो स्कूल नहीं जा पाते थे उस समय बच्चे या उनका स्कूलों में दाखिला नहीं होता, तो उनको बुनियादी शिक्षा यानी कि धीरे धीरे उनको आ वा सा या ABCD या 1 2 3 सिखाना हो, तो इनके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई पूरे देशों में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहकारीकर्ता, ठीक है, इसका एक ढांचा तैयार किया गया। और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हों या गर्भवती महिलाएं हों या छोटी उम्र के बच्चे हों, वो इस योजना के लाभार्थी के अंतर्गत रखे गए। स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो या टीकाकरण की बात की गई हो, तो इस तरह से सम्मिलित योजनाओं का जो ढांचा था वो आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत देखा गया। इसके बाद यदि हम बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो बालकों से संबंधित जो योजना थी, 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे की जो नीति है, इस तरह की कोई नीतियां हैं या गरीबी रेखा की नीति है या एक स्वस्थ बच्चे को जन्म लेने के बाद जो जननी थी, तो उसके खाते में 5,000 रुपये, कितने रुपए? 5,000 रुपये की राशि उसको सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से प्रदान की। जो उस समय जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो जो उसका नुकसान हुआ, नुकसान से मतलब ये है कि अगर वो कहीं काम पे जाती थी तो उस समय काम करने नहीं जा पाई, या बच्चे के आवश्यक पोषण आहार के लिए, उसके स्वयं के पोषण आहार के लिए सरकार द्वारा उसे डाक खाते के माध्यम से या उसे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 5,000 रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई थी और इसका भरपूर लाभ मिला। ठीक है, इसके पहले भी योजना चलती थी जिसका नाम इंदिरा गांधी स्वास्थ्य लाभ योजना था, तो सरकार ने बदला और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से इस तरह की योजना बनाई। इसके बाद यदि हम बात करें राष्ट्रीय शिशु गृह योजना की बात करें, तो यहाँ देखो गृह है और किसके लिए है? शिशु। तो जो 6 माह से इसके पात्र लाभार्थी जो होंगे, 6 माह से 6 वर्ष तक के जो बच्चे,
जो अपनी माता के साथ जाते हैं या कहीं माता काम पे जा रही, तो इस तरह के बच्चे हैं। तो ये शिशु गृह बनाए गए जहां पर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित देखभाल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उनके पोषण की बात हो। तो इन सभी मामलों को देखा गया और उनको इस गृह में रखा गया। और इस तरह से एक बहुत बड़े स्तर पे राष्ट्रीय शिशु गृह योजना संचालित की गई। ठीक है, इसमें प्रारंभिक शिशु की देखभाल थी, उसकी शिक्षा की बात की थी। ठीक है, और उनको बच्चों को सुलाने की व्यवस्था थी। और ये जो राष्ट्रीय शिशु गृह योजना थी, ये 1 माह में 26 दिवस के लिए संचालित थी। यानी कि प्रतिदिन की बात करें तो 7 घंटे प्रतिदिन और पूरे महीने में 26 दिवस आप अपने बच्चे को राष्ट्रीय शिशु गृह में रख सकते हैं। जो कामकाजी महिलाएं काम पे जाती हैं तो वो अपने बच्चे को इन गृहों में रख के जा सकती थी। और जिससे क्या होता था कि उन बच्चों को उनकी आवश्यक जो खाने पीने की वस्तुएं थी वो इस शिशु गृह में दी जाती थी। यदि कोई बीमारी है तो उसको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती थी, डॉक्टर्स की व्यवस्था उपलब्ध होती थी और दवाइयाँ दी जाती थी। तो इस तरह से राष्ट्रीय शिशु गृह योजना संचालित होती रही। इसके साथ ही थी किशोरियों के लिए योजना। ये जो किशोरियों के लिए योजना थी, इसमें लाभार्थी जो थे वो 11 से 14 वर्ष की किशोरियां थी। 11 वर्ष की उम्र से लेके 14 वर्ष तक की जो किशोरियां थी, उनको औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, उनको जो आयरन की गोलियां हैं वो प्रदान करना, या अन्य उनसे संबंधित जितनी दवाइयां हैं वो उनको निःशुल्क प्रदान करना, साथ ही कौशल संबंधी शिक्षा भी उन्हें प्रदान करना है। यानी कि जो बच्चियां अगर स्कूल जाती हैं और स्कूल छूट गया, नहीं पढ़ पा रही हैं, तो उन्हें इस तरह की कोई प्रशिक्षण प्रदान किया जाए इसके योजना के तहत कि वो अपना स्वयं का रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। जैसे कि मेहंदी सिखा दी उनको, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनमें उनको प्रशिक्षण दे दिया, जिससे वो धीरे धीरे अगर उनकी शिक्षा आगे कंटिन्यू नहीं रहती, निरंतर नहीं रहती, तो इस कौशल के माध्यम से अपनी जीविका का जो अर्जन है, यानी कि वो इन अवसरों का लाभ ले सकें। इसके लिए किशोरियों के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, साथ ही बाल संरक्षण योजना। बाल संरक्षण जब योजना की हम बात करते हैं तो ये योजना बहुत लाभदायक और महत्वपूर्ण रही कि जिन बच्चों को जो जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में रह रहे हैं बच्चे, या जो बहुत कठिन परिस्थितियों में इन बच्चे रह रहे हैं, तो उन्हें सुधार की आवश्यकता है, उनके स्वास्थ्य कल्याण की आवश्यकता है उनके लिए। ठीक है, तो बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से और बाल संरक्षण समितियां बनी गई और अनेक शहरी स्तर और ग्रामीण स्तर पे ऐसे बच्चों की खोज की गई जिन्हें तुरंत आवश्यकता की ज़रूरत है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता की ज़रूरत है, जिनको पोषण आहार संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है। तो इस तरह के लिए बाल संरक्षण योजना लागू की गई। हालांकि जब हम इसके आंकड़े भी देखते हैं तो ये भी चौंकाने वाले होते हैं कि कई रिपोर्ट ये कहती हैं कि देश में हर 7 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है जो मानव तस्करी से लिप्त है, या जिसको भिखारी बना दिया जाता है, या जिसके अंग वंग काट के कहीं भी सड़क पे फेंक दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं, लेकिन कई मामले ऐसे भी देखे जाते हैं, बहुत सामाजिक संगठन हो या चाइल्ड लाइन जैसे स्व सहायता समूह हो जो बच्चों के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, और सरकार भी इस दिशा में काम करती है। पोषण अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण अभियान इतना महत्वपूर्ण है कि कुपोषण को दूर करने का एक सबसे सरल और सबसे आसान तरीका भी पोषण आहार हो सकता था। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से या अन्य योजनाओं के माध्यम से स्तनपान कराने वाली महिलाओं की बात करें, गर्भवती महिलाओं की बात करें, या कम वजन में जो बच्चे पैदा हुए, बालक हुए, उनके लिए अनीमिया की बात करें, हम रक्त अल्पता की बात करें, तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए पोषण अभियान को लाया गया। और पोषण अभियान के माध्यम से पका हुआ खाने के बॉक्स हों, या अभी हाल ही में देखा हमने कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पैसे की बात की गई है कि जो गर्भवती महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, उसको 6 माह के भीतर 6,000 या 7,000 रुपए की राशि दूध लेने के लिए, अंडे लेने के लिए, या अन्य वो शाकाहारी है तो अन्य पोषण आहार को खरीदने के लिए उसे सहायता राशि भी दी जाएगी। और नहीं तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उसे पोषण आहार का बंटवारा होगा। मटरी बंटती है, कहीं पे ग्रामीण अंचलों में अंडे भी वितरण होते हैं, दलिया की बात की जाती है। यानी कि एक उम्र में जो छोटे बच्चे हैं या जो माताएं हैं जो कहीं ना कहीं कोई बीमारी से ग्रसित हैं या कुपोषण की स्वयं शिकार हैं, तो जो आने वाला बच्चा है
उसके पोषण आहार की व्यवस्था के लिए पोषण जो अभियान है वो सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। और ये सभी योजनाएं जो 6 की 6 जो योजनाएं हैं वो एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत लाई गई और इसी के माध्यम से बच्चों के विकास की रूपरेखा अपनाई गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। और आंकड़े जो देखे हमने झारखंड के कि पहली 6 माही में भी जो 55% आबादी के जो बालक हैं उनको एक बार भी, चिंताजनक है ये बात, एक बार भी उनको पोषण आहार नहीं मिला है। यानी कि झारखंड तो है ही, इसके साथ में लगे हुए राज्य जिनको हम गरीबू राज्य कहते हैं, बीमारू राज्य कहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें हम, बिहार की बात करें हम, उड़ीसा की बात करें या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर भी कुपोषण के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के। ठीक है, तो ये चिंताजनक है, हमें देखना होगा और सरकारों को भी देखना होगा कि वो किस तरह से इन पर कार्रवाई करते हुए और जो योजनाएं इनका सफल क्रियान्वयन करते हुए इस बीमारी से या जो सामाजिक बुराई है इससे धीरे धीरे वो दूर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे अगले विषय की। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जो विषय है वो है मानव तस्करी रोधी विधेयक का मसौदा 2021। यानी कि सरकार जो अभी जो मसौदा लेके आई है 2021 में मानव तस्करी से संबंधित। मानव तस्करी से आशय ये है कि किसी व्यक्ति को बेचे जाने के साथ साथ दुर्व्यवहार करना, बलात्श्रम कराना, उसका यौन शोषण करना, इन सभी बातों को केंद्रित करते हुए जो मानव तस्करी विधेयक है इसकी रूपरेखा तैयार की गई। और ये किसके द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्योंकि बच्चों से संबंधित मामले हों या इस तरह के जो मामले हों वो कौन देखता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और पिछला जो विधेयक था वो ही हमने बात की कि जो पिछली बार 2018 में इस मसौदे को तैयार किया गया था तो बहुत सारे सांसदों या विशेषज्ञों की जो असहमति हो जाने के कारण यह पारित नहीं हो पाया था। तो अब ये विधेयक आया है तो हमें देखना होगा कि यह विधेयक कितने स्तर पर अपने जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर पाता है और सफल हो पाता है। तो मानव तस्करी रोधी विधेयक मसौदा जो 2021 है इसके संबंध में कुछ पहलू हम देख लेते हैं कि नए विधेयक में क्या क्या चीजें लाई गई हैं। ठीक है, नए विधेयक में आखिर प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं। ठीक है, तो जो पिछला विधेयक था, पहले तो हम ये समझ लें इस कानून में क्या है, सभी व्यक्तियों पर लागू हुआ, कौन से, जिनकी चर्चा यहाँ की गई है। पहले ये विधेयक जो था वो भारत के व्यक्तियों पर केवल लागू होता था, यानी कि कोई व्यक्ति जो मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है, जो भारत के अंतर्गत बच्चों को या युवतियों को खरीद के ले जाकर और अन्य दूसरे देश में उनसे भीख मंगवा रहा है या पोर्नोग्राफी कर रहा है या और अश्लील पिक्चरों को बना रहा है, उनका शोषण कर रहा है, तो उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो इस बार ये बात की गई है कि जो व्यक्ति भारत में है, भारत का नागरिक है, वो तो इस कानून के अंतर्गत आएगा, साथ ही वो व्यक्ति भी आएगा जो इस देश का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के मामले में, आपराधिक मामले, इस तरह के जो आपराधिक मामले हैं उनमें लिप्त पाया जाता है। यानी कि देश और विदेश का कोई भी नागरिक जो मानव तस्करी से संबंध रखेगा वो व्यक्ति इस विधेयक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो भारत की सीमा में बात करें या बाहर रहने वाले सभी नागरिक, देखो ये जो शब्द बदल दिया गया ना, जहां नागरिक होता था वहां हो गए सभी नागरिक, भारतीय नागरिक नहीं, सभी नागरिक जो इस तरह के मामलों में लिप्त होंगे। भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज, विमान सवार व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो। ठीक है, ये बात कह दी गई है। साथ ही इस अधिनियम के तहत अपराध करने के समय भारत में निवास करने वाला कोई भी विदेशी नागरिक, जिसकी हमने चर्चा की, यानी अपराध कर रहा है वो इस अधिनियम के बनने के बाद और रहता कहाँ है? भारत में। ठीक है, और नागरिकता भले ही उसको विदेशी है तो यानी राज्यहीन व्यक्ति है तो वो भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, सीमा पार निहितार्थ वाला मानव तस्करी का हर अपराध, सीमा पार मतलब भारत के अंदर हो या भारत की सीमा के बाहर, ऐसा कोई भी मामला जो मानव तस्करी से संबंधित है और उस अपराध में जो लिप्त व्यक्ति हैं वो इस विधेयक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, साथ ही रक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और प्राधिकार स्थिति धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत आएगा।
रक्षाकर्मी से तात्पर्य ये था कि अगर कोई पुलिस वाला है, कोई सेना वाला व्यक्ति है, कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, उसके अंतर्गत या उसके अधीन आने वाला कोई कर्मचारी हो जिससे बलात्श्रम कराया जा रहा हो, जिसका यौन शोषण किया जा रहा हो, जिसका अंग विक्षिप्त कर दिया गया हो, यदि इस तरह का कोई मामला आता है तो इस विधेयक में उसको अपराधी माना जाएगा। तो ये नए विधेयक में जो नए प्रावधान किए गए हैं, इसके कारण ये जो विधेयक है और मजबूत हो गया है। अब मजबूत हो गया तो इसमें कुछ परिभाषाओं में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया। हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है, परिभाषाएं किसकी? शोषण की। शोषण किसका होगा? वो जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसी का होगा। और इस शोषण के मामले में अपराधी किसे माना जाएगा? तो हमने अभी देखा ही कि भारत का नागरिक हो या ना हो, मतलब इस मामले में मानव तस्करी के में अगर उसकी संलिप्तता है तो उसे अपराधी घोषित किया है। शोषण में क्या होगा? वेश्यावृत्ति शोषण या अश्लील साहित्य, यौन शोषण के रूप में, अन्य शारीरिक शोषण से संबंधित कोई भी कार्य। कौन सा कार्य? जबरन श्रम या सेवाएं, दास्ता या दास्ता के समान व्यवहार कर रहे, या अंगों का जबरन अलग कर रहे, या अवैध नैदानिक दवा परीक्षण या अवैध जैव चिकित्सा अनुसंधान। इस तरह की कोई भी कार्रवाई हो रही है तो वो शोषण माना जाएगा। यानी कि कुछ लोग ये क्या करते थे कि भारत से कुछ लोगों को खरीदते थे, बच्चों को खरीदते थे, युवतियों को खरीदते थे या वृद्धों को खरीदते थे जिनका कोई परिवार वाला नहीं होता था, या आर्थिक स्थिति बेच दिया। बेचने के बाद उसे अन्य देश में ले गए और वहां पर उन पर मेडिकल परीक्षण हो रहे, अनुसंधान किए जा रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र के, या अन्य कोई दवा के संबंध में उन पर रिसर्च की जा रही थी। तो इस तरह के मामले अगर कहीं देखे गए तो वो शोषण माने जाएंगे। एक जो भिखारियों का ग्रुप होता है, हम देखते हैं कि बच्चों के या माताओं बहनों के वो हाथ पैर काट देते हैं, आंख फोड़ देते हैं, और इस तरह की गतिविधियों से क्या होता है? जनता का जो उनके प्रति रुझान हो जाता है। कोई भी जाता है वो संवेदनशील व्यक्ति वहां पे दया और करुणा के भाव से उत्प्रोत हो जाता है कि इसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कैसे खाएगा पिएगा, तो वो पैसे दे देता निकाल के। जबकि यह वो जो भिखारी गिरोह होता है, जो मानव तस्करी करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा शोषण किया होता है उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, उस माता का या बहन का। ठीक है, तो शोषण के अंतर्गत ये सब चीजें रखाई गई। यानी कि कोई वेश्यावृत्ति के लिए अगर किसी को खरीद रहा है, बेच रहा है, उसको यहां से वहां ले जा रहा है, या अश्लील साहित्य की रचना करा रहा है, उससे अंग अलग कर दे रहा है, उसका काट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह की सभी चीजें किसमें मानी जाएंगी? शोषण के अंतर्गत मानी जाएंगी। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले पीड़ित, तो पहले ये अधिनियम ये बात करता था कि मानव तस्करी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया गया या बेच दिया गया या जबरन ले जाया गया। अब इस बात को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब वो बात इसमें आवश्यक नहीं है कि एक जगह से दूसरी दूर ले जाना ही उस व्यक्ति को क्या हो, आवश्यक हो। यानी कि एक ही जगह पे उसके साथ शोषण किया गया तो वो भी मानव तस्करी का मामला बनता है। और इसके साथ में एक चीज और क्या हुई, पहले ये केवल महिलाओं और बच्चों तक ही संबंधित था, यानी कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से परे भी हो गया है। इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया। ठीक है, ट्रांसजेंडर जो है, इस ऐसे समूह के व्यक्तियों को भी इस अधिनियम में पीड़ित व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, और अब वही हमने बात की कि जो पहले बात की गई थी कि पीड़ित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये था कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए तभी हम उसको पीड़ित मानते थे कि ये मानव तस्करी के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति है। तो ये जो परिवर्तन है नए विधेयक में किए जा रहे हैं। साथ ही यदि हम बात करें अपराधियों के रूप में सरकारी अधिकारी, कौन कौन से सरकारी अधिकारियों को अपराधी माना जाएगा, तो उसमें वही है, अपराधियों में रक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या प्राधिकार की स्थिति में कोई भी व्यक्ति शामिल जिसके अंतर्गत कोई कर्मचारी काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत कोई युवती काम कर रही है, उसका यौन शोषण किया गया, जबरन काम लिया जा रहा है, बिना वेतन के उससे काम लिया जा रहा है, तो ये सभी चीजें क्या हैं, उसको अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित कर देंगी। दंड या जुर्माने की बात करें तो दंड या जुर्माने की बात यहां पर जो है कि 10 वर्षों तक कैद की जा सकती है और 5 लाख रुपए के जुर्माने तक इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि शुरुआत होगी, देखा जाएगा, और कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक उसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि एक से अधिक बच्चों की तस्करी के मामले देखे गए तो जब समय सजा की बात होगी तो आजीवन कारावास की बात की जाएगी। ठीक है,
और ऐसा तो होता ही है, जब भी कोई मानव तस्करी का मामला आता है, हम देखते हैं बहुत सारी मूवी भी बनाई गई थी, रानी मुखर्जी के उसको केंद्र में रखे हुए एक पिक्चर भी बनाई गई थी कि वो बहुत सारी लड़कियों को एक साथ कंटेनर में इस देश से उस देश भेज देते हैं यौन मामले में, ठीक है, उनको वेश्यावृत्ति के मामले में ढकेल देते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, तो एक से अधिक मामला ही है। तो अगर इस तरह से एक से अधिक बच्चों की तस्करी का मामला होगा तो आजीवन कारावास की भी बात की गई है दंड के रूप में, ठीक है। और जो जुर्माना होगा, जो पेनाल्टी होगी, वो 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। तो ये इस विधेयक में चीजें रखी गई हैं, ठीक है। इसके साथ यदि हम बात करें इस विधेयक में और क्या किया गया, तो जो धन शोधन अधिनियम है उससे ये विधेयक समानता रखता है। समानता, धन शोधन अधिनियम से मतलब अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई बड़ा अपराध, आतंकवादी गतिविधियां हो या अन्य कोई, और उसने धोखाधड़ी की, तो उसकी जितनी संपत्ति होती है उसे राजसात कर दिया जाता है, उसकी कुर्की वसूली की जाती है, जब्त कर ली जाती है। वो सेम विषय यहाँ पर भी रखे गए कि जो आय आएगी इस तरह की मामले से, मतलब जो कोई व्यक्ति अपराधी है मानव तस्करी के मामले में, और उसका देखा गया कि इसने जो आय, इसकी जो संपत्ति थी, जिसकी आय थी, उसी से उसने इस संपत्ति को बनाया है, तो ये पूरी की पूरी जो संपत्ति है उसकी, वो शोधन अधिनियम के समान ही जब्त कर ली जाएगी। समझ में आया कि अगर हमें ये पता चल गया कि इस व्यक्ति ने ये लैपटॉप है या ये गाड़ी है या स्कॉर्पियो है या बंगला है, ये जो है मानव तस्करी से होने वाली आय से ही खरीदा है, तो ये सारी संपत्ति उसकी क्या कर दी जाएगी, जब्त कर दी जाएगी। जांच एजेंसियों की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है, जिसे हम लोग NIA के नाम से जानते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में, तो मानव तस्करी की रोकथाम और उससे निपटने हेतु तो उत्तरदायी जो है वो जांच का काम ये समिति जो है वो इसमें मदद करेगी और पूरी तरह से क्या है, कार्य करेगी। एक समन्वय एजेंसी के रूप में ये जो समिति है वो काम करेगी। एक समिति के गठन की बात की गई है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी होगी और राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी जो समिति होगी, इन दोनों के समन्वय के माध्यम से इस मामले की जो है वो जांच की जाएगी, ठीक है। मतलब एक बार कानून अगर बन गया तो केंद्र इस कानून के प्रावधानों के समान प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति को अधिसूचित करेगी और इसका गठन करेगी। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा इसमें। मंत्रालयों से व्यक्ति कौन होंगे, गृह सचिव इसका अध्यक्ष होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं वो इसके सह अध्यक्ष होंगे, और साथ ही यह समिति क्या होगी, राज्य और जिला स्तर पर भी इस तरह की समितियां जो होंगी छोटी छोटी, उनका गठन किया जाएगा। राज्य मानव तस्करी निरोधी समिति बनाई जाएगी, जिला स्तर पर बनाई जाएगी, और जिलों के नीचे ब्लॉक स्तर तक ऐसी समितियों का गठन किया जाएगा। जब एक पूरा ऊपर से लेके तक एक नीचे तक एक सिस्टमैटिक राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इस तरह की समितियां बनेंगी, और जब ये मामले आएंगे मानव तस्करी के, तो जांच भी शीघ्र हो सकेगी और अपराधी को सजा दिलाना है या अपराधी को पकड़ना है वो भी आसान हो जाएगा। तो ये नए विधेयक में ये सब चीजों को रखा गया है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में मानव तस्करी से संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रावधान क्या क्या है, यानी कि भारत में जो मानव तस्करी के मामले हैं इनको दूर करने के लिए, इनसे बचने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम अनुच्छेद 23 को देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 की बात करें, तो इसमें जो है मानव और व्यक्तियों की तस्करी पूर्णतः प्रतिबंधित है। यानी कि मानव का दुर्व्यवहार, बलात्कार, श्रम या उसकी तस्करी जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है आर्टिकल 23 के तहत, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 23 के 1 के तहत ये बात की गई। वहीं अनैतिक व्यापार अधिनियम जो 1956 में लाया गया था, इसके तहत भी जो है क्या है, कानून बनाया गया था मानव तस्करी से संबंधित। व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून था ये। यानी कि व्यावसायिक यौन शोषण, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चियों को ले गए या पुरुषों को ले गए, किसी भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ले गए बाल यौन शोषण के शिकार उनको बनाने के लिए, तो ये अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 था जिसमें सजा के प्रावधान थे। साथ ही आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया, IPC की धारा 370A को प्रतिस्थापित किया गया, जिसने क्या किया कि मानव तस्करी के खतरे का जो मुकाबला करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो जो बंधुआ मजदूर अधिनियम आया था, जिसने बच्चों, किशोरों के माध्यम से जो बंधुआ मजदूर थे या जबरन श्रम वाले थे उसको प्रतिबंधित कर दिया। वहीं IPC की धारा 336A और 377 नाबालिगों
के अपहरण और वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करती थी। तो इस तरह से जो है भारत के संविधान में या भारत की जो वैधानिक प्रक्रिया है उसमें मानव तस्करी को रोकने के प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले विषय, तीसरे प्रमुख विषय को। ठीक है, वास इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। जो वास इंस्टीट्यूट है उसने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में देखा गया कि भारत में वर्ष 2015 के बाद, यहां याद रखना आप, 2015 के बाद जो भारत में बात की गई है कि जो खुले में शौच करने वालों की संख्या जो है उसमें गिरावट देखी गई है। यानी कि ये तारीफ की जा रही है ओडीएफ के मामले में, खुले में शौच में जाने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है उसमें बहुत गिरावट देखी गई है वर्ष 2015 के बाद। ठीक है, तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य 6 की बात करें हम, यानी कि एसडीजी 6 की जो अनिवार्य रूप से शर्त थी उसके मामले में बात करें, या पानी, साफ सफाई और स्वच्छता की बात करें, जो कि वास का ही संक्षिप्त रूप है, वाटर सैनिटाइजेशन और हाइजीन। ठीक है, वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, वास। ठीक है, तो इसकी बात करें तो एक सार्वभौमिक पहुंच पर जोर दिया गया है और भारत ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसमें भारत में जो आंकड़े हैं या जो संख्या है उसमें गिरावट देखी गई है। यानी कि गिरावट देखे जाने से मतलब ये नहीं है कि कोई निगेटिव बात, नकारात्मक बात, सकारात्मक बात है कि भारत की आबादी के जो लोग हैं वो हम कहें स्वच्छ भारत अभियान के मामले को देखें या सुलभ शौचालयों के निर्माण के पश्चात देखें हम कि जो लोग हैं उन्होंने शौचालयों में ही शौचालयों का जो उपयोग है उसे बढ़ा दिया है और खुले में शौच जाना बंद कर दिया है। तो ये एक जो रिपोर्ट है वो निकल कर आई है और इस रिपोर्ट में हम बात करें कि ये रिपोर्ट जिसने इंस्टीट्यूट ने दी है, जो वास है वो क्या है। ठीक है, तो वही अगर इसके संक्षिप्त रूप की बात करें हम तो वास का पानी, साफ सफाई और स्वच्छता की बात है, यानी कि वाटर, सैनिटाइजेशन और हाइजीन जो है, और ये तीनों जो चीज हैं एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब WHO ने क्या किया, एक रणनीति तैयार की और यह उस रणनीति का ही एक भाग था। 2018 से 2025 के बीच जितने इसके सदस्य राज्य हैं उनको एक संकल्प दिलाया गया था जिसे WHA 6.6 कहा गया था। तो जो सतत विकास 2030 का एजेंडे का लक्ष्य था, यानी कि सतत विकास 2030 के जो एजेंडे की बात की गई थी इस बात में, जिसमें अच्छा स्वास्थ्य हो और कल्याण हो, वहीं एसडीजी 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात हो, तो इन सभी की अनुक्रियाओं को विकसित करने के लिए किया गया है ये चीज। ठीक है, बस कि स्वच्छता, पानी, साफ सफाई और स्वच्छता की बात होगी। और इसको किस किस को प्राप्त करना है, जो वास रणनीति है WHO की 2018 से 2025 के मध्य की, ठीक है, उसमें जितने भी सदस्य जुड़े हैं जिनने संकल्प लिया है, ठीक है, उसकी साथ ही जो 2030 का एजेंडा है, अपना सतत विकास गोल जो है, सतत विकास लक्ष्य 3 है, उनको प्राप्त करने के लिए जो बात की गई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो द्वारा जो 2010 में सुरक्षित पेयजल की बात की गई थी, ठीक है, या स्वच्छता जैसे मानव अधिकारों की बात की गई थी, उनके लक्ष्यों को फलीभूत करने के लिए ये चीजें अपनाई गई थी। ठीक है, तो बॉस इंस्टीट्यूट ने सारा सब चीजें देखी और उसने पाया और जब रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट बहुत अच्छी, भारत के लिए सकारात्मक थी। ठीक है, सकारात्मक क्यों थी, इसमें देखा गया कि सबसे बड़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में देखी गई, यानी कि सबसे जो कम आंकड़े हैं खुले में शौच जाने के वो हिमाचल के हैं और हरियाणा के। 2018-19 के दशक में, 2018 और 19 में ये है कि भारत की अधिकांश आबादी, अधिकांश शहर, ग्रामीण और शहरी स्तर पे देखें हम तो खुले में शौच से मुक्त हो चुके थे। यानी कि हर राज्य ने, हर जिले ने, हर कस्बे ने, नगर पालिका ने, नगर निगम ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद अपने क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। और ये बहुत सुखद खबर थी भारत के लिए कि जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान लाया गया था, सुलभ शौचालय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, उसके बाद के ये जो जब परिणाम इस तरह से देखे गए और रिपोर्ट में भी ये आंकड़े आने लगे तो धीरे धीरे जो है भारत के लिए एक बहुत खुशहाली की बात थी। 2016 तक सभी राज्य जो हैं खुले में शौच से मुक्त की घोषणा कर चुके थे और जो बचे थे वो 2018-19 तक पूर्णतः,
यानी कि छोटे जिलों से लेके बड़े बड़े शहरों की हम बात, देखो शहरों में नगर पालिका नगर निगम का सिस्टम अच्छा रहता है, तो वहाँ तो ये बात है। झुग्गी झोपड़ियों की स्लम बस्तियों की बात करें तो वहाँ समस्या थी, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि पानी की कमी को लेकर या जो महिलाएं पुरुष होते हैं वो बाहर ही जाते हैं अधिकांशतः खेतों में या अन्य वाड़ों में, तो वो भी बहुत अधिक मात्रा में जो देखी गई, उसमें उस संख्या में भी जो है गिरावट देखी गई है। और जन जागरूकता अभियान से रोको टोको अभियान चलाए गए, जिससे जागरूकता फैली और लोग, क्योंकि अगर स्वच्छता होगी, साफ सफाई होगी, बीमारियां नहीं होंगी, तो जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति का एक हिस्सा जो उसकी बीमारियों पर खर्च हो जाता है उसके परिवार का, वो बचना प्रारंभ होगा। और 1-2 साल नहीं, लंबे समय में, यानी 5-10 सालों में वो एक बहुत बड़ी राशि जो है वो बीमारियों के ऊपर खर्च करने से बचा सकता है। और इसका लाभ ये होगा कि वो जो पैसा है वो अन्य दूसरी चीज़ों में वो खर्च कर सकता है, अपने बच्चों की पढ़ाई में या अपने घर को व्यवस्थित करने में, घर बनाने में, या अन्य जो भौतिक संसाधन है उनकी खरीदी में, जो कि अनावश्यक पैसा उसकी बीमारियों में लग जाता। तो धीरे धीरे ये, अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो उप सहारा अफ्रीका जो है वो खुले में शौच पर अंकुश लगाने की जो प्रगति के मामले में देखा गया है कि बहुत पीछे स्थान पर रखता है। यानी कि इन देशों में जो है बहुत ही धीरे काम हो रहा है इस मामले में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भारत के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। और जो तरह से इसमें बात की गई है सतत विकास लक्ष्यों की, अब जो सतत विकास लक्ष्य 6 हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है, उसका संबंध कैसा कैसा है, तो हम देख लेते हैं। वर्ष 2016 और 2020 के बाद की ओर, यानी कि घर पर सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की पहुंच वाली वैश्विक आबादी 70% से बढ़कर 74% हो गई। सोचो, स्वच्छ जल जो एकदम क्या जिसका प्रबंधन किया जाए, यानी कि अगर बड़े शहरों में नहीं है तो कहीं से लाया जा रहा है पानी, और स्वच्छ जल की बात कर रहे हैं, जो 70% आबादी को दिया जा रहा था वो बढ़कर हो गया 74%, यानी कि 74% तक हमने स्वच्छ पानी जो है घर पर ही पहुंचा दिया है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं की बात करें तो वर्ष 2016 और 2020 के बीच की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई, 47% से 54% की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले जो आंकड़े थे वो 47% तक लोगों तक ही जो स्वच्छता संबंधी सेवाएं थी उनकी पहुंच थी, और अब यह जो है वो 54% तक की वृद्धि हो गई है। यानी कि भारत में तो ऐसा हुआ, भारत के अलावा भी जो विश्व स्तर की अगर हम बात करें SDG 6 की बात, तो ये मामले हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें स्वच्छता के संबंध में और वही खुले में शौच से मुक्त वाले भारत में, तो यहाँ देखा गया कि 3 जो चरण थे इसके अपनाए गए थे, और इसी आधार पर जो टैग दिया जा रहा था, यानी कि प्रोत्साहन के रूप में, फिर उसके बाद पैसे की पुरस्कार की बात की गई, या अन्य दूसरे तरीके से बजट बढ़ा के उन क्षेत्रों को प्रदान किया गया। और इसके लिए जो रखा गया था ODF, ODF प्लस, ODF प्लस प्लस, यानी कि खुले में शौच से मुक्त वाला क्षेत्र, खुले में शौच से मुक्त वाला प्लस पॉइंट, और डबल प्लस, यानी कि प्लस प्लस करके उसको, तो इस तरह से जो 3 क्षेत्र बनाए गए थे। तो हम देखते हैं कि ODF किसे घोषित किया गया, तो किसी क्षेत्र को ODF के रूप में अधिसूचित या घोषित किया गया जहां किसी दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता, उस क्षेत्र को ODF कहा, या उस क्षेत्र को ODF खुले में शौच से मुक्त घोषित क्षेत्र कहा यदि एक दिन में किसी भी पहर किसी भी समय कोई भी व्यक्ति अगर खुले में शौच नहीं करता, तो ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, किसी बजट के माध्यम से, किसी योजना के वहां पे लागू कर देने के माध्यम से। फिर आया ODF प्लस चरण। ठीक है, ये किसको, एक शहर को जो ODF घोषित किया जा सकना था या करना था, उसको क्या किया गया कि यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच और पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता, और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों में कार्यात्मक व्यवस्था में सुव्यवस्थित संचालित किया जा रहा है, यानी कि साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था है, वहां पर साबुन निर्मे की व्यवस्था है हाथ धोने के लिए, और स्वच्छ है वो, और क्रियान्वित है, मतलब चालू है, और ऐसी चीजें देखी गई, तो उसे ODF प्लस कहा गया, उसे ODF प्लस घोषित कर दिया गया। ODF प्लस प्लस किस शहर को, तो वो शहर जो ODF प्लस प्लस घोषित किया जा सकने वाला था या किया जा सकता है उसे, यदि वह पहले से ही ODF प्लस की स्थिति में हो,
यानी कि ये तो था ही, इसके बाद अगर ये स्थिति रखता है तो उसकी स्थिति, पहली शर्त तो यही है कि वो क्या हो, ODF प्लस की स्थिति में हो। साथ ही वहां मल और कीचड़ के सेप्टेज और नालियों का सुरक्षित रूप से प्रबंधन तथा उपचार किया जाता है। यानी कि नालियों का जो व्यवस्था का चरण है या सुव्यवस्थित ढांचा है वो हो। साथ ही यहाँ वहाँ मल ना फैलाओ, और जितना नालियों से दूषित पानी फैल रहा है वो कहीं भी जाकर जो नाले हैं या नदी हैं उनमें ना मिल रहा हो, यानी कि खुले क्षेत्रों के नालों में ना होता हो। जैसे हम किसी बड़े शहर की बात करें, कहीं कोई तालाब है या नदी है तो पता चला पूरे शहर का जो नाला का कचरा था, कीचड़ था, मल मूत्र पेशाब था, वो उस शुद्ध पानी मिला दिया। तो ऐसा नहीं, अगर नहीं मिलता है तो फिर उस क्षेत्र को ODF प्लस प्लस घोषित हम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ODF वो क्षेत्र जहां एक दिन में कोई व्यक्ति खुले में शौच ना जा रहा हो, ODF प्लस वह क्षेत्र जहां ना जा रहा हो, साथ ही वहां के सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था अच्छी हो और क्रियात्मक हो, संचालन चालू हो। ठीक है, और ODF प्लस वह प्लस प्लस वह ऐसा क्षेत्र जहां के नदी जो नाले हैं, जो वहाँ का पूरा एक अपना प्रदूषित जल का तंत्र है, नदी नालियों के माध्यम से मलमूत्र जो बह रहा है वो कहीं ऐसे पानी में या ऐसी जगह ना मिल रहा हो जो स्वच्छ हो। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को ODF प्लस प्लस, और ये तीनों मामले में भारत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इस संबंध में और सरकार द्वारा और भी प्रयास किए गए क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति तय की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति तय की गई, और इस रणनीति को कौन, जल शक्ति मंत्रालय के तहत किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वर्ष 2019 से 2029 तक के लिए 10 वर्षों की बात है, 19 से 29 तक 10 वर्षीय एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति प्रारंभ की। ठीक है, किसने की है, जल शक्ति मंत्रालय ने। पेयजल और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 2019 से 2029 तक। अब यह नीति क्या करेगी, स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य संबंधित हितधारकों को खुले में शौच से मुक्त में स्थिति में प्लस स्थिति के लिए योजनाओं में उनके मार्गदर्शन करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करेगी। यानी कि योजना तो संचालित हो रही है, साथ में जो नीति निर्माता हैं उस क्षेत्र के, उस राज्य के, उस शहर के, कस्बे के, म्युनिसिपैलिटी के, नगर पालिका, नगर निगम के, नगर पंचायतों के या ग्रामीण क्षेत्रों के, तो उनको मार्गदर्शन प्रदान करेगी और किस तरह से ODF प्लस वाली स्थिति में आए इसके लिए उनके साथ में मिलकर काम करेगी। कौन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति। ठीक है, तो एक चीज ये थी। साथ ही स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, पहला जो चरण था उसकी सफलता आई तो फिर चरण 2 प्रारंभ किया गया। यह चरण प्रथम के तहत की उपलब्धियों को स्थिरता सुनिश्चित करने और ग्रामीण भारत में, देखो ग्रामीण की बात हो रही, तो ग्रामीण भारत में ठोस, तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देने के लिए लाया गया। पहला चरण जब अच्छे से संचालित हुआ, और वही हम जब बात कर रहे कि मोदी जी ने आह्वान किया गांधी जी के नाम पर कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, और जब हम 2 अक्टूबर 2019 तक पहुंचे तो हम बहुत अधिक सफाई के मामले में आगे निकल जाएं, और हुआ भी ये। जब पहला चरण हो गया तो दूसरे चरण में ठोस, तरल और प्लास्टिक जैसे अपशिष्ट को दूर करने की बात आई, इससे बचने की बात आई। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला चरण था, ठीक है, उसका शुभारंभ के बाद से 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया। कितने का, 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सभी राज्य जो थे वो 2 अक्टूबर 2019 तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके थे। ये स्थिति आई थी पहले चरण के बाद की। तो दूसरा चरण जो है वो भी लागू कर दिया गया, और इसके तहत जो है वो बढ़िया काम संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा जो बास रिपोर्ट थी उसके आंकड़े। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं अपने अंतिम और लास्ट विषय की। ठीक है, जो कि भारत से सीधे तो नहीं तोड़ा है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, हालांकि सामाजिक मुद्दा है ना, समाज के क्षेत्र की बात है तो हमें इस पे नजर रखनी होगी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर जो इस्तांबुल अभिसमय था, ये चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में इसलिए आया कि तुर्की जो है उसने इस अधिसमय से अपने आप को बाहर कर लिया है।
यानी कि अधिसमय पे जब हस्ताक्षर किए गए तो सबसे पहला हस्ताक्षर करने वाला देश भी तुर्की था, और उसने जब अपने आप को इस अधिसमय से अलग कर लिया तो ये चर्चा का विषय आ गया। ठीक है, 24 नवंबर 2011 को बात करें तो तुर्की ने इसकी पुष्टि की थी, और पुष्टि यानी कि इसने माना था, और पुष्टि करने वाला ये जो था, अनुसमर्थन करने वाला पहला देश था। ध्यान रखना इस बात को, जिस देश ने सबसे पहले इस अधिसमय को अपनाया या स्वीकृत किया या पुष्टि की, वही जो है वो अलग हो गया है। और 8 मार्च 2012 को इस्तांबुल अधिसमय को अपने घरेलू कानून में इसने शामिल कर लिया था। ठीक है, और जब हम बात करें कि 2014 की, तो 2014 अगस्त में उसने इसको लागू कर दिया था, और ये पूरा कन्वेंशन ही हम बात करें या अधिसमय की बात करें तो यह लागू हो गया था। ठीक है, साथ ही हम बात करें भारत की, तो भारत ने कभी भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, भारत ने कभी भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं इस अधिसमय पे। तो इस्तांबुल जो अधिसमय था वो क्या था, तुर्की क्यों निकल गया, और तुर्की के निकलने के पीछे के जो आलोचना के कारण है वो क्या थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस्तांबुल जो अधिसमय है वो क्या है। ठीक है, महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता परिषद भी इसे कहा जाता है। यानी कि यूरोपीय परिषद के द्वारा इस अभिसमय को बनाया गया था। हम बात करें घर में, तो घर में मानसिक या शारीरिक या किसी भी प्रकार की जो हिंसा है उससे महिलाओं की आबादी को बचाने के लिए ये अभिसमय लाया गया था कि धीरे धीरे सभी देशों के जो लोग हैं वो इसको अपनाएंगे, और अपनाने जैसे ही वो इस अधिसमय को स्वीकार कर लेते हैं उसी के माध्यम से जितने इसके जो कानून हैं वो स्वतः ही उस देश में लागू हो जाएंगे, और अपराध की जो श्रेणियां हैं या दंड के जो विधान हैं वो उस देश को, उस राज्य को वहां पर लागू करवाने। यह जो संधि थी ना, वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम करने और निपटने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है। यानी कि विश्व स्तर की बात करें तो बाध्यकारी की बात क्या है कि जैसे ही किसी ने इसको अपना लिया वैसे ही वो जो देश है वो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके रोकथाम करने के लिए कानून बनाएगा, जो राज्य के स्तर या देश के स्तर पे होंगे। ठीक है, यह जो व्यापारिक वैधानिक ढांचा था उसमें महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जननांगों का अवभंग, यानी कि जो महिलाओं के जननांग हैं उनको काट देना या अलग कर देना, तथा सम्मान आधारित हिंसा। ठीक है, किसी महिला का सम्मान जो है उसके खिलाफ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज, उसे सड़क पे घुमा दिया, उसके बाल काट दिए या अन्य किसी भी प्रकार के उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही। साथ ही बलपूर्वक विवाह जो कि बहुत चल रहा है। ठीक है, कई हम देखें कि भारत तो ठीक है, भारत के अलावा जो अन्य देश हैं जहां पर इस्लामिक देशों की हम बात करें या अन्य कोई देश जहां पर महिलाओं की स्थिति निम्न है, बलपूर्वक विवाह बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो हिंसा है उससे बचाने के लिए यह अधिसमय लाया गया था। ठीक है, और इसे यूरोपीय समझौता परिषद भी कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, इसके साथ हम देखें कि किसी देश की सरकार के द्वारा अभिसमय की अगर पुष्टि हो जाती है तो वह इस संधि का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। तो पूरे विश्व स्तर पर यह बाध्यकारी था, एक बार मान लिया आपने तो स्वतः ही इसके कानून लागू हो गए। ठीक है, क्या होगा कि 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टरों द्वारा इसे अपनाया गया था। यूरोपीय जो परिषद है उसने इस अधिसमय की क्या की थी, पुष्टि की थी। मार्च 2019 तक 45 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं करे, आपको ये जानना है। ठीक है, 45 देश जो हैं इस पे हस्ताक्षर कर चुके हैं 2019 तक, और अभी हम बात करें हाल ही की तो तुर्की जो है वो इसको छोड़ के चला गया। तुर्की छोड़कर क्यों चला गया, ठीक है, बात महत्वपूर्ण है। अब तुर्की जब छोड़ के गया तो आलोचना हो गई। आलोचना क्या हो गई, हम पढ़ने लगे भाई, ऐसा मामला आ गया कि हमें पढ़ना पड़ा। तो तुर्की की आलोचना करने के पीछे के जो कारण है वो ये है कि देश में हिंसा और स्त्री हत्या की जो खतरनाक रूप से उच्च दर है उसके बाद तुर्की इससे अभी समय से अलग हो गया। यानी कि तुर्की की हम बात करें तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 आई उसमें जब 156 देशों के अंतर्गत तुर्की का नंबर देखा गया तो बहुत बुरी स्थिति थी, 123वें स्थान पर था ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। और स्त्री हत्या की जो दर है वो तो हाई है, ऊंची है, बहुत ऊंची है, उच्च दर है रखता है तुर्की। संयुक्त राष्ट्र महिला जो आंकड़े दिए गए उन्होंने, उसमें तुर्की में 38% महिलाओं को अपने जीवन काल में अपने साथी द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ता है।
कितने प्रतिशत? 38% तक। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। समाज का एक वर्ग जो जीवन में, अपने किसी जीवन में के काल में भाई से, भाई से, पिता से, पति से किसी भी रूप में हिंसा की शिकार हो रही है वो महिला। कितने प्रतिशत महिलाएं? 38% महिलाएं। और ये संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा था तुर्की के विषय में। तुर्की सरकार द्वारा महिलाओं की हत्या पर कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। यदि किसी महिला की हत्या कर दी गई तो कोई आपराधिक मामला, केस नहीं बनता है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इस आधार पर यदि देखें, और तुर्की ऐसे समय में छोड़ के चला गया, तो आलोचना तो होगी कि तुर्की में महिलाओं की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और उसके पश्चात भी तुर्की इस तरह के जो अधिनियम है उनसे दूर होता जा रहा है। ठीक है, अब तुर्की क्या कह रहा है? एक पक्षी तो नहीं जानना हमें। हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उस समय हमें केवल एक पहलू पर ध्यान नहीं देना, हमें तुर्की का पहलू देखना है। तुर्की क्या कहना चाह रहा है, क्यों अलग हो गया भाई, अलग होने का कारण क्या है उसका? तो तुर्की का कहना है कि भैया जो ये अभी समय है ना, हमारे पारंपरिक पारिवारिक संरचना का अवमूल्यन कर रहा है। ठीक है, जहां हम महिला को थोड़ा निम्न स्तर पे देखते हैं, पुरुष प्रधान समाज को देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जब हिंसा की बात आती तो थोड़े बहुत मारपीट, थोड़ी बहुत गाली गलौज तो हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, हम दबा के रखना चाहते हैं अपनी स्त्री को, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पारंपरिक संरचना है उसका अवमूल्यन कर रहा है। साथ ही तलाक को बढ़ावा दे रहे हैं। थोड़ी सी हिंसा हो जाती है और महिला आर्थिक समृद्ध है तो वो तलाक लेके चली जाती है, तो इस तरह से परिवार टूट रहा है। ये तुर्की का तर्क है। सच्चाई कितनी है वो आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, तर्क दे रहा है कि तलाक के जो मामले हैं उनको बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, साथ ही समाज में एलजीबीटीक्यू के स्वीकृतिकरण को प्रोत्साहित कर रहा है। हम समलैंगिकता की बात करें, पुरुष की या महिलाओं की, तो समलैंगिकता के मामले भी विश्व स्तर पर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के मामलों के स्वीकरण को प्रोत्साहन कर रहा है ये, कि हिंसा नहीं हो रही है। ठीक है, तो तुर्की ने ये तर्क दिया। साथ ही सरकार ने कहा कि तुर्की में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त स्थानीय कानून मौजूद हैं, तो फिर हम इस अभी समय को क्यों माने? ये ऐसा कहना है तुर्की का। जब आपके यहाँ पे अभी समय इस तरह के लागू हो गए और आपके यहाँ क्षेत्रीय कानून थे, और उसके बाद जब रिजल्ट आते हैं या आंकड़े देखने को मिलते हैं कि आप 155 देशों में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की हम बात करें, जहाँ महिलाओं के सरकारी कार्यालयों में भूमिका देखी जाती है, जहाँ उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, जहाँ सामाजिक स्तर पर उनकी भागीदारी देखी जाती है, वहाँ आप 133वें नंबर पर हो। और आपके यहाँ हत्याओं की बात हो रही है तो कोई मामले ही रिकॉर्ड नहीं दर्ज किए जा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं ये जो है हमारे यहाँ तो दूसरे कानून है, हम उनको मान लेंगे। हालांकि ये तुर्की का आंतरिक मामला है, लेकिन चर्चा का विषय है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का सामाजिक मुद्दा आया तो हमें पढ़ना अनिवार्य था। ठीक है, तो इस तरह के जो मामले हैं वो देखे गए हैं। तो हमने आज जो 4 विषय हैं उन पे अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करता हूँ आपको मेरा समझाया होगा समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस संकट के समय में यानी कि कोरोना काल की परिस्थितियों से भी लड़ते रहिए और अपने सपनों को करिए साकार। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।